नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि अगर आपको किसी युद्ध को जीतना है तो उसे मैदान में जीतने से पहले अपने मस्तिष्क में जीतना पड़ता है। जी हाँ साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। इस बार अगर आपको यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना है, इस बार अगर यूपीपीसीएस में आपको सिलेक्ट होना है, तो सबसे पहले एग्जाम में बैठने से पहले, सिलेक्शन से पहले आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि आप इस बार सिलेक्ट हो सकते हैं और इस बार सिलेक्ट होके रहेंगे। साथियों, अगर आपने अपने मस्तिष्क में अपने आप को ये विश्वास दिला दिया कि इस बार आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, इस बार आप सिलेक्शन बिल्कुल लेंगे, चाहे कंपटीशन का स्तर कुछ भी हो, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। मेरा अनुभव रहा है, मैं आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। मैं भी सारे एग्जाम को फेस किया हूँ, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ, टीचिंग कर रहा हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, असल में जो सिलेक्शन होता है, जो सफलता होती है, वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस की परीक्षा है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ इंटरव्यू में चेक किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इंटरव्यू का पार्ट नहीं है, बल्कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम से शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपने एक बात देखा होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास चार विकल्प होते हैं। चार विकल्पों में से आपको कोई ना कोई एक विकल्प आपको चूज करना होता है और वहां पे आपको आपका अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। नॉलेज तो होता है, आपको पता भी है, जो क्वेश्चन आपको पता है बिल्कुल आप बेहिचक, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज मुझे पता है और आप उस विकल्प का चयन कर लेते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, जब मामला 50-50 का आता है, जब मामला आपके सामने ये आता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होता, फिर वहां आपकी असली कॉन्फिडेंस की परीक्षा होती है। और ये कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी मेहनत से, ये कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रैक्टिस से, ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद में अपने आप का साक्षात्कार लोगे, जब आप अपने आप पे फोकस्ड हो जाओगे, ये कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है। तो साथियों, इसी के साथ आज हम लोग, मैं आपको बता दूं, मैं एम मानस, मैं आपको यूपीपीसीएस स्पेशल के लिए मैं राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा। राज व्यवस्था आपको पता है, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के हम टोटल आपसे 20 क्लास लेंगे। 20 क्लास में उन सारे सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे, उन सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे जहां से आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, कुछ बच्चे क्या करेंगे, बुक को उठाएंगे और शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। ये तरीका बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से लोग, इससे सफलता का जो रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी बुक होती हैं, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो बहुत कम समय में आपका 100 डेज है, बहुत कम समय में आपको कैसे चीज़ों को कवर करना है, आपको पता भी है, आपका क्रैश कोर्स है। 100 डेज में हमको सारे सब्जेक्ट से हमको होके गुजरना है। जितने भी आपके, जो आपका यूपीपीसीएस का जो मंजिल है, प्री जो एग्जाम है, वह उसके जितने भी स्टॉप हैं, चाहे वह इंडियन पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक हो, इकोनॉमी हो, करंट हो, यूपी स्पेशल हो, ये जितने भी स्टॉप हैं, सब पे हमको पहुंचना है, सारे स्टॉप को देखना है, आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कोर एरिया को पकड़िए। एक्चुअल में जो सिलेक्शन होता है, लोग 100% के लिए तैयारी करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, होता है, मैं आपसे बता दूं, जब आपके पास एक लंबा समय हो, आपके पास 6 महीने हो, साल भर का टाइम हो, तो आप बुक को डिटेल में पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास कम समय हो, तो आप अपने समय को दूना कैसे कर दोगे? अपने स्ट्रेटजी से, अपने प्लान से। पूछिए कैसे? जब आपके पास 100 दिन का टाइम है, आप इसे 365 दिन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने जो प्लान है उसको बेहतर तरीके से बनाइए। अर्थात अगर हमें सब्जेक्ट को देखना है तो हमें कोर एरिया को उठाना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए, अभी मैं बता दूं जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, अगर आप लगभग 85, 86, 87 इसी तरह से मेरिट जा रही है, इस बार लगभग 91 के आसपास मेरिट थी। तो अब वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा होगी तो आपकी मेरिट 85 से 90 के बीच में जाने वाली है। जब 85 से 90 के बीच में जाएगी तो आप 150 के लिए क्यों परेशान होंगे? तो कोर चीजों को उठाइए और 100 क्वेश्चन पे अपनी अपना जो दावा है उसको ठोकिए।
ठीक है। तो हम चीजों को कोर जो है वो सारी चीजें हैं जिसे आप कह सकते हो कि निचोड़, या मान लीजिए कह लीजिए कि क्रश, क्रश होता है ना, तो वो चीजें मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20 क्लास लेंगे, लेकिन पूरा ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस 20 क्लास से जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटी है, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यूपी पीसीएस या फिर आरओ का एग्जाम आने वाला है आपका, या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस, ऐसा नहीं है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो स्पेशल केवल यूपी वालों के लिए है, इंडियन पॉलिटी सभी के लिए है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, आरओ अभी जस्ट आप एग्जाम दे रहे हो आयोग का, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन पॉलिटी में हम क्या करने वाले हैं, हम 20 पार्ट में देखेंगे इसको, जैसा कि अभी सर ने आपको सारी चीज बता भी दिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कि हम परिचय एवं रणनीति की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना और संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इन तमाम चीजों पे हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं आपको इंडियन पॉलिटी की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में हमें इंडियन पॉलिटी जो है उसका क्या रोल है आपके यूपी पीसीएस, आरओ यारो, अदर स्टेट पीसीएस में। ठीक है, क्या रोल है उसकी, क्या भूमिका है, आखिर में हमें क्यों पढ़ना चाहिए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, अगर मैं आपसे अगर मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूं, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूं, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि यूपीपीसीएस में इसकी भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं स्पेशली आपको यूपीपीसीएस की बात बताऊं, तो यूपीपीसीएस में आप उठाओगे तो यहां से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। कितना? 15 से 20 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो ये 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। जब लड़ाई एक एक प्रश्न की हो तो 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक एक प्रश्न हमें जो है, एक प्रश्न से हमारा सिलेक्शन होता है और एक ही प्रश्न से हम बाहर हो जाते हैं। यहां मामला तो 15 से 20 प्रश्न की है, और ये वे प्रश्न है जो बहुत ही इजीली आपको मिल सकते हैं। और 15 से 20 क्वेश्चन जो आएंगे, इसमें कोई ये डाउट वाला बात नहीं है कि आप इसमें से 2-4 क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप 15 से 15-20 क्वेश्चन के पूरे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। यूपीपीसीएस है, जो आंकड़े हैं हमने देखा है, 15 से 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि हमने आधार क्या बनाया है, कि मैं आपको किस बेस पे पढ़ाऊंगा, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हमारा आधार क्या होगा। हमारा आधार क्या है कि हम आपको पॉलिटिक किस बेस पे पढ़ाएंगे। तो पहला तो आधार हम आपको पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, मैं एक चीज बता दूं आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसको हम बेस बनाएंगे, कहीं से भी हम ऐसे नहीं उठा के टॉपिक पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हम पढ़ाएं और आप जो पढ़ें उसकी अपनी प्रासंगिकता हो, वो आपके एग्जाम में आए। तो ये तमाम चीजें हम यहां पे देखेंगे। पीवाईक्यू को आधार क्यों बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमें कई चीजें पता चलती हैं। कैसे पता चलती हैं? अगर मैं आपको पीवाईक्यू के बारे में बताऊं, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या है, नेचर, क्वेश्चन का जो है नेचर क्या है, इसको बारे में हमें पता चलता है। साथ ही हम ये पता करते हैं कि ट्रेंड किस तरह से क्वेश्चन अब पूछ रहा है। ठीक है, हमें ये तमाम बातें इससे पता चलता है, और साथ ही ये भी पता चलता है कि टॉपिक क्या होगा, टॉपिक, किस टॉपिक को आयोग ज्यादा महत्व दे रहा है, किस टॉपिक को कम महत्व दे रहा है, किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, इन तमाम चीजों को बेस ये हमें बताता है कि हमें पीवाईक्यू को बेस बनाना चाहिए अपना पढ़ाई। ठीक, दूसरा हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, हमारा जो अपना अनुभव रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा जो अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसको बेस बनाएंगे। साथ ही आपका जो सिलेबस है, सिलेबस है, तो सिलेबस को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस आधार को हम बेस बनाते हुए, और जो इंडियन पॉलिटी है, आपका भारतीय राज व्यवस्था है, उसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे।
एक दो चीज और मैं आपसे यहां डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ये डिस्कस करूंगा कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता। मैं आपसे बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दो तरीके से गुजरना पड़ता है। एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ठीक है। इनपुट का मतलब होता है कि आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, रीडिंग करते हो। जो भी चीजें आप स्टडी करते हो, रीडिंग करते हो, आपके कुछ क्लासेस होती हैं, आपके कुछ नोट्स होते हैं, ये तमाम जितनी बातें होती हैं सब इनपुट के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास नॉलेज है, आप उसको अपने अंदर डालते हो, इनपुट करते हो। दूसरा जो पार्ट है वो आउटपुट का होता है। आउटपुट का मतलब होता है कि आप टेस्ट के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, तमाम चीजें से आपने जो गेन किया है आपके अंदर जो है, आप उसको क्या करते हो, बाहर निकालते हो। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर सिलेक्शन किस बेस पे होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, यहां से सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन यहां से होता है। आप कहोगे कि ये कोई नया कंसेप्ट आप बता रहे हैं। बिल्कुल नया कंसेप्ट है। इनपुट चाहे जितना कर लीजिए, अंदर चाहे जितना आप इंफॉर्मेशन डाल लीजिए, अगर आपका प्रोसेस बाहर निकालने का नहीं है, उसे आउटपुट करने का नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, मैं एक चीज बता दूं, जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट का आता है, इनपुट का नहीं आता है। इनपुट, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। मैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं, जैसे जिनमें आईआईटीएन शामिल होते हैं, जिनमें आप जो बीटेक एमटेक वालों को देख सकते हैं, इंजीनियरिंग वालों को, वे आते हैं 2 साल में सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। क्या उनके पास एक्स्ट्रा भगवान ने उनको बुद्धि दे रखी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू बातें हैं। किसी को कोई एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं है, किसी के पास बुद्धि कम नहीं है। सिर्फ क्या है कि सबकी अपनी स्ट्रेटजी है, सबके अपने प्लान होते हैं, वो आउटपुट पे काम करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इस क्लास को आउटपुट पे भी ले जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत ही सामान्य है कि जब हम क्लास को आपके साथ लाएंगे, जब हम सारा चीज पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ हर क्लास के साथ उस क्लास से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू होंगे या फिर अदर एमसीक्यूज होगा, जो टेस्ट होगा, वो साथ ही साथ हम करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। आप उन तमाम चीजों को फोकस कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इन तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चीजों को, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास किस तरह से आगे बढ़ेगी हमारा, ये देखिए। आपका भारतीय संविधान है। सबसे पहले हम भारतीय संविधान में हम प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रियम्बल की बात करेंगे, उद्देशिका की बात करेंगे, हम आमुख की बात करेंगे। तो जो प्रस्तावना है, इसको आमुख भी कहा जाता है, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है, इसको प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम प्रस्तावना के ही हैं। ठीक है। तो हम प्रस्तावना से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये आपका प्रस्तावना दिया हुआ है, ये चीज आइए देख लेते हैं। प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हम कहते हैं कि प्रस्तावना, बहुत सारे लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। तो असल में हम कहते हैं प्रस्तावना एक परिचय पत्र है, परिचय है। किसका परिचय है? तो साथियों, परिचय है भारतीय संविधान का, परिचय है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना सार तत्व, प्रस्तावना में जो प्रियम्बल है उसमें हमारा जो संविधान है, संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं, संविधान का जो बेसिक लक्षण है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो प्रस्तावना में उल्लिखित है। प्रस्तावना को अगर हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो इच्छाएं थी, वो जिस रूप में भारत को देखना चाहते थे, भारत का वो भविष्य में जिस रूप में निर्माण करना चाहते थे, उन तमाम इच्छाओं, आकांक्षाओं, उन तमाम विचारों और भावनाओं का जो उल्लेख है वो किस में है? प्रस्तावना में है। तो प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का सार तत्व होता है। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम प्रस्तावना है, यहाँ पे प्रस्तावना बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। अर्नेस्ट बार्कर कहता है, जो ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा, जो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक है, वो कहता है कि
भारतीय संविधान की जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमारे जो शरीर में एक रोमांच पैदा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पुस्तक लिखी है वो तमाम पुस्तक में जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, जो मैंने तर्क देने का प्रयास किया है, वो सब भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मिल जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बहुत ही सम्मान करता है और रिस्पेक्ट करता है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अपनी पुस्तक पे उसका जिक्र करता है अर्नेस्ट पार्कर। तो अंत में वो कहता है कि ये जो प्रस्तावना है असल में ये कुंजी नोट कहता है, उसको कुंजी कहता है। कुंजी आपको याद है, आपने पढ़ा होगा, आपने जब बैक में एग्जाम दिए थे जैसे एकेडमिक स्तर पे, तो वहां पे कुंजी आती है। ठीक है, यानी कुंजी का मतलब होता है सार तत्व, कुंजी का मतलब होता है सूत्रबद्ध तरीके से सार तत्व यानी सार गर्भित। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि बहुत बड़ी बातों को बहुत ही छोटे संक्षिप्त में लिखना, समझना, सोचना, यानी सागर में गागर को ही हम कुंजी कहते हैं ना। तो प्रस्तावना ठीक उसी तरह से है कि सागर में गागर जो प्रस्तावना में है वो पूरे संविधान में बिखरा हुआ है। ठीक है, ठीक, आइए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना क्या चीज है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती हैं। यह पवित्र जो हमारा संविधान है, पवित्र संविधान की यह पवित्र प्रस्तावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज बता दूं, अब ये जो प्रस्तावना है इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो इतने में ही यहीं से आपके सारे प्रश्न बन जाते हैं, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस हो, आरओ है, अदर स्टेट पीसीएस हो, यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां से मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे प्रस्तावना की बात करूं तो एन पालकी वाला ने कहा है कि प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। तो अब ये किसका परिचय पत्र है? तो अगर मैं आपसे कहूं तो ये भारत का परिचय पत्र है। भारतीय संविधान किसका परिचय पत्र है? भारतीय संविधान भारत का परिचय पत्र है कि भारत में क्या व्यवस्था है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह से है। तो ये भारत के बारे में बताता है। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि जो संप्रभुता है, जो भारत की शक्ति है, संविधान में जो शक्ति संविधान में उल्लिखित है वो किस में निहित है? भारत के लोगों में निहित है। तो साथियों, यहीं से पहला प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान जो भारत की संप्रभुता है वो कहां निहित करती है? तो वह पहला प्रश्न प्रस्तावना में निहित करती है। दूसरा, हम भारत के लोगों में निहित करती है। यानी हम भारत के जो लोग हैं वो किसके स्रोत हैं? उस शक्ति के स्रोत हैं, संप्रभुता के स्रोत हैं। उस संविधान में जो शक्ति निहित है उसके स्रोत कौन है? भारतीय जनता है, भारत के लोग हैं। तो यहां से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो जितने बिंदु हैं तमाम बिंदुओं को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए तमाम चीजों को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, मैं एक चीज आपको बता दूं। यहां से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक प्रश्न आपसे बनता है, इसको क्रम में लगाने के लिए प्रश्न यहां से बनता है कि निम्नलिखित को क्रम में लगाइए, और आपको यहां से कहां तक दे देगा? यहां देगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भारत में सबसे पहले बात की गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। तो जब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं तो मैं सारे टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा, चीजों को देखते हुए। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? तो अगर मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करूं तो इसका क्या अर्थ होता है?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में मैं आपसे बात करूं साथियों, तो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसान है। मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं राज्य की, किसकी बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो राज्य के चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है राज्य का, एक तो भू क्षेत्र होता है, क्या होता है, भू क्षेत्र होता है। दूसरा सरकार होती है, सरकार होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है आपका संप्रभुता, संप्रभुता। और चौथा होता है आपका जनता यानी लोग। ठीक, तो ये चार तत्व आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, ये चारों तत्व आपस में मिलके सरकार का निर्माण यानी राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो राज्य का निर्माण करते हैं। तो इसी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग संप्रभुता है। संप्रभुता जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संप्रभुता को किसी भी राज्य की आत्मा कहा जाता है। अगर मैं आपको 1947 से थोड़ा सा पहले ले जाऊं, तो 1947 में भूक्षेत्र भी था भारत के पास, सरकार भी ब्रिटिश सरकार थी और लोग भी जनता थे, भारतीय लोग भी थे, लेकिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि भारत की संप्रभुता नहीं थी। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि भारत अपने जो निर्णय हैं वो स्वयं नहीं ले सकता था। भारत की जो जनता सरकार को चुन नहीं सकती थी, और भारत के जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार थी वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र नहीं थी। तो यह संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि कोई भी सरकार अपने आंतरिक, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, भारत ने अपना एक संविधान का निर्माण किया, उसके बाद आप देखोगे कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में स्वतंत्र है। वह किसी भी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं आता। आपने देखा भी होगा, वर्तमान में चल भी रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वह क्या है, बहुत ही स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत सरकार, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, मुद्दा हो, देश हो, चाहे यूएनए ही क्यों ना हो, भारत सरकार किसी के दबाव में नहीं आती। वह हमेशा वह निर्णय लेती है जो भारत के हित में है, भारत के लोगों के हित में है, जो राष्ट्र के हित में होता है। तो यहां से मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि संप्रभुता का संबंध कहां से है। तो अब आइए देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब आपने बिल्कुल तरीके से समझ गया कि जो भारत है वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। वह निर्णय ले सकता है, अपने आंतरिक मामलों में पॉलिसी बनाने के लिए निर्णय ले सकता है, फैसले ले सकता है। बाहरी मामलों में उसे क्या करना है, विदेशी मामलों में क्या करना है, किसके साथ उसे किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अपने संबंध बनाने हैं, उसके लिए वह क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है। ठीक है, डोमिनियन स्टेट के बारे में कहा जाता है, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की पहली बार डिमांड की गई थी। नेहरू रिपोर्ट आपको याद है 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट, डोमिनियन स्टेट, कुछ लोग कहते हैं कि भारत जो है जब संविधान बना तो उस समय डोमिनियन स्टेट या बाद में, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं कि डोमिनियन स्टेट था फिर बाद में भारत संप्रभु नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्ड आता है वो आता है समाजवाद। हम इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट शब्द है वह है समाजवाद। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द क्या है, समाजवाद। अगर मैं आपसे समाजवाद की बात करूं तो समाजवाद को थोड़ा सा हम समझते हैं, समाजवाद का क्या अर्थ होता है। तो समाजवाद का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों, समाजवाद को हम दो रूपों में देखेंगे। कितने रूपों में, दो रूपों में हम इसको समझेंगे। भारतीय समाज अलग है, एक तो साम्यवादी समाजवाद होता है, एक क्या होता है, साम्यवादी, साम्यवादी समाजवाद, समाजवाद होता है। और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है साम्यवादी के बाद लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। तो साम्यवादी समाजवाद असल में मैं आपसे बताऊं रूस में है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, जैसे रूस है, चीन वगैरह, साम्यवादी समाज है। आपने पढ़ा होगा सोवियत संघ के बारे में, तो वहां पे साम्यवादी समाज है। लेकिन भारत ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े समाजवादी थे,
आपको ये भी ध्यान में रखना है। और साथ ही वे साम्यवादी समाजवाद के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि यहां पे अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहां पे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब यहां पे है कि यहां पे क्या होता है? यहां पे प्राइवेट सेक्टर यानी निजी सेक्टर और सार्वजनिक, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है। तो यहां किस पे चलता है? पीपीपी मॉडल पे चलता है। साम्यवादी में ऐसा नहीं है। यहां पे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। यहां इसका मतलब है कि यहां जो संसाधन है, संसाधन जितने भी होते हैं, संसाधनों का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि उस पर सरकार का प्रभुत्व होता है। बस आपको इतना ही इसमें जानना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक, देखिए उसके बाद आपका ये शब्द हो गया, हमने देख लिया समाजवादी। पंथ निरपेक्षता के बारे में देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को अगर आपको समझना है तो मैं एक चीज आपको बता दूं। पंथ निरपेक्षता या इसे बहुत ही पॉपुलर है धर्म निरपेक्षता, लेकिन संविधान के प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भारतीय कॉन्स्टिट्यूंट में अलग उसकी मीनिंग हो जाती है, चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आपसे बात कर रहे थे पंथ निरपेक्षता के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां पे भारतीय, जब हम संदर्भ की बात करते हैं कि भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, तो भारतीय संदर्भ में और वेस्टर्न यानी पश्चिमी संदर्भ में दोनों में अलग अलग मीनिंग हो जाती है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पंथ निरपेक्षता को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जहां से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए, जब हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि ये शब्द आया कहां से है। ये प्रारंभ यानी आया कहां से है, तो मैं बता दूं आपसे, ये कहां से? फ्रांस। आपको ध्यान में रखना है, फ्रांस के लोग, जब फ्रांस में, आप पता है आपको, फ्रांसीसी क्रांति बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था धर्म के आधार पे। चर्च, एक तरफ चर्च था, दूसरे तरफ सरकार थी, तो दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त विरोध था, आंदोलन थे, एक दूसरे में लड़ाइयाँ होती थी। तो जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ जनता बहुत ज़्यादा मारी गई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो फ्रांस ने अपनाया कि अब हम जब अपना संविधान बनाएंगे तो पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य को रखेंगे, कि राज्य और जो सरकार है, यानी सरकार और जो धर्म है, यानी वहां पे फ्रांस में जो चर्च है, दोनों पूरी तरह से पृथक होंगे। कैसे होंगे? पूरी तरह से पृथक होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो यहां पश्चिमी सभ्यता में इसका क्या अर्थ होता है? पश्चिमी सभ्यता में हम दोनों आधार पे देख लेंगे।
अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम स्पेशली पश्चिम की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, चलो यूरोप लिख देते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं भारत। ठीक है, तो यूरोप के संदर्भ में इसका स्पेशली अर्थ लिया जाता है। आपको मैं यूरोप दे दिया, लेकिन असल में वास्तव में इसके दो मॉडल हैं, एक अमेरिकन मॉडल है और एक इंडियन मॉडल है ना। तो आप यूरोपियन लिख लीजिए या आप अमेरिकन लिखिए, एक ही बात है, अमेरिकन। तो यूरोपियन या अमेरिकन मॉडल ये कहता है कि राज्य राज्य जो सरकार राज्य है यानी सरकार है, और जो धर्म है यानी चर्च है, दोनों पूरी तरह से पृथक होंगे। तो यहां पे आपका जो राज्य तथा जो धर्म है, धर्म पूर्णतः क्या होंगे, पृथक होंगे, पूर्णतः पृथक होंगे। और भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है। यहां जो धर्म है और जो अ, सरकार है वो पूरी तरह से पूर्णतः पृथक नहीं है, बल्कि जो वह एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। यहां जो भारतीय सरकार है, भारतीय राज्य है यानी भारत है, वह धर्म के प्रति तटस्थ बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह क्या करता है, वह यह मानना है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। सभी धर्मों का क्या करता है, सम्मान करता है, सभी धर्मों को समान महत्व देता है। अगर कोई भी धर्म किसी धर्म पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहे तो भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। आपको मैं बता दूं, ऐसा बहुत सारा है, आपको आपके संविधान में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति यानी धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान आदि के नाम पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ग है, हम सिख को मान लेते हैं, या फिर हम मान लेते हैं कोई जैन है और एक तरफ हिंदू है। तो अगर हिंदू जैन पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेगा तो क्या भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा? बिल्कुल हस्तक्षेप करेगा। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल जो अमेरिकन मॉडल है, यूरोप में यूरोपियन जो मॉडल है उससे बिल्कुल अलग है। इस बात को आपको एकदम क्लियर रखना है। धर्मनिरपेक्षता शब्द आया कहां से, अगर कभी प्रश्न पूछे तो आप क्या बताओगे? धर्मनिरपेक्षता शब्द आया है, कहां से आया है? फ्रांस से आया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही जो इंडियन मॉडल है और अमेरिकन मॉडल है, दोनों को हमने क्या किया है, समझने का हमने प्रयास किया है, ठीक है। तो इंडियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल दोनों को हमने देख लिया कि धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है। अगर मैं आगे बढ़ूं आपसे अगली क्लास की आगे, अगर जो शब्द दिए हैं इंपॉर्टेंट उसको देखें तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को हमने समझ लिया। अब आइए हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। तो यहां पे दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक तो लोकतंत्र और दूसरा गणराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं आपसे, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं कि लोकतंत्र और गणतंत्र का क्या तात्पर्य है, तो अगर मैं यहां पे देखूं साथियों, लोकतंत्र, तो आपको पता है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो होता है वह दो तरह से होता है। लोकतंत्र के संदर्भ में अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस कथन है, आपको पता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता पे शासन किया जाता है। आपको ये स्टेटमेंट पता भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उनका, ठीक है। तो लोकतंत्र को इसकी बहुत ही ब्रॉड डिफिनीशन है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि जनता का जनता के द्वारा जनता पे शासन है। लोकतंत्र के बहुत सारे मायने हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन पद्धति जिसमें जनता को ये अधिकार हो कि वो अपने सरकार को चुन सके, जिसमें जनता को ये अधिकार हो कि उसके पास सरकार चुनने के विकल्प हो। ऐसा ही नहीं है कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन में क्या सरकार नहीं है? बिल्कुल है। चीन अपने आप को कहता है कि मैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हूं, रूस अपने आप को कहता है मैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हूं, जबकि वहां पे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी के ही जो नेता होंगे वही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। जनता के पास वहां पे विकल्प नहीं है कि वे दूसरी पार्टी को भी सरकार में लाएं, जबकि भारत में ऐसा है। तो लोकतंत्र का तात्पर्य चुनाव होने मात्र से नहीं है। लोकतंत्र का संबंध है कि वहां पे चुनाव भी हो, जनता को चुनने का अधिकार भी हो, जनता को सरकार बनाने का अधिकार हो, साथ ही विकल्प हो कि वह अपनी मनपसंद का सरकार बनाए। अगर उसे जो सरकार वर्तमान में है उसे हटाने की भी उसके पास क्या होनी चाहिए? अधिकार होने चाहिए। इतना ही नहीं होता, जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उनके प्रतिनिधि जो निर्णय ले, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लिए जाए, न कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, न कि कोई संगठन निर्णय ले, ना कि कोई सेना निर्णय ले, जैसे पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री तो है लोकतांत्रिक सरकार के नाम पे, लेकिन सारे डिसीजन सेना लेती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी निर्णय फैसले हो उसमें जो जनता है उसकी अपनी क्या हो, स्वीकृति हो, उसकी अपनी सहमति हो। तो जब हम इस आधार पर देखते हैं तो लोकतंत्र जो है आपके दो महत्वपूर्ण चीजों में आ जाता है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदारी लेती है। लोकतंत्र में जनता क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी मुद्दे में क्या जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ले सकती है? तो आपको लगेगा जी नहीं। अगर भारत का जो आकार है वो बहुत ही बड़ा है, आपने ये भी देखा होगा बहुत बड़ा आकार है, ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जहां पे 140 करोड़ आबादी हो, प्रत्यक्ष रूप से कैसे उसमें भागीदारी ले सकती है? तो आप कहोगे कि प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र शासन व्यवस्था वहीं पे हो सकती है जहां पे जो भू क्षेत्र है किसी देश का वो छोटा हो और जनता का जो आकार है, जनता की जो संख्या है वह कम हो, तभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू किया जा सकता है। बिल्कुल आप कह सकते हो। तो अब जरा आप ये बताइए कि फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता आखिर में मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, यहां से प्रश्न पूछा जाता है यूपी पीसीएस, आरओ, अदर स्टेट पीसीएस में कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे रिफरेंडम होता है, परिपरीक्षा, एक विशेषता होती है परिपरीक्षा। परिपरीक्षा, इसको रिफरेंडम कहते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी खास विशेषता होती है, जो इसका होता है वो होता है पहल, इनिशिएटिव। तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता होती है वो ये होती है कि आप अपने जो प्रतिनिधि हैं, यानी जो आपने अपना प्रतिनिधि चुना है, आप उसको बुला सकते हो, वापिस बुलाना, यानी रिकॉल कर सकते हो, वापिस बुलाना, वापिस बुलाना, इसकी एक अन्य विशेषता होती है। और लास्ट होती है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ठीक। ये विशेषताएं होती हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। अगर हम आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में इस समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे है, तो मेरे प्यारे साथियों स्विट्जरलैंड वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां पे, ठीक है। और बाकी ज्यादा संभावना है, अधिकांश जितने भी लोकतांत्रिक देश है सब जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसकी वजह भी यही है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में जो राष्ट्र राज्य हैं, जो भी देश हैं, उनका बहुत बड़ा भूक्षेत्र है, बहुत बड़ा आकार है, जनसंख्या भी बहुत बड़े स्तर पे है, तो इसलिए प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं हो सकती। तो ऐसे देशों के लिए कौन सा लोकतंत्र आया है? ऐसे ही देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आया है। इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कहिए या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है ना, तो इसमें जनता क्या करती है? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में भागीदारी करती है। तो थोड़ा सा हमने ये देखा कि ये लोकतंत्र का क्या है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके प्रश्न पूछा जाता है। अब जो लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप हैं, इसमें हम आगे आपको डिस्कस करेंगे शासन प्रणाली, जिसमें हम देखेंगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या डिफरेंस होता है, वहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए हम बात करेंगे गणतंत्र की। अब हम क्या बात करेंगे? गणतंत्र की, ठीक है। जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है साथियों? गणतंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, उसका जो चुनाव है वह कैसा हो? वह आनुवंशिक न होके उसका चुनाव होता है, उसका निर्वाचन होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें राष्ट्राध्यक्ष, इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष आनुवंशिक नहीं होता, आनुवंशिक नहीं होता, अर्थात
उसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम लोगों ने यहां तक पहली लाइन को जो है, पहला जो पैराग्राफ है प्रस्तावना को, उसको हमने समझने का प्रयास किया कि ये इसका ये महत्व है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इसका अर्थ ये है साथियों, इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है कि अब जो आपको तीन तरह के न्याय दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या बनता है प्रियम्बल से? यहां प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, पहला प्रश्न। तो आपका जवाब होगा तीन प्रकार के न्याय का। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न यहां से बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में एक न्याय शामिल नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है, सांस्कृतिक न्याय शामिल नहीं है, या फिर कोई अदर इसके जगह पे दे सकता है, तो वो न्याय शामिल नहीं है। तो यहां से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अब इसके टर्मिनोलॉजी को हम समझ लेते हैं। इसको बहुत ज्यादा अंदर में जाके नहीं वो करूंगा, यहीं पे हम समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिर आपको। सामाजिक न्याय, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तीन तरह की न्याय है हमारे पास। कितने न्याय हैं? तीन प्रकार के न्याय हैं। अगर हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय कितने हैं? तीन। पहला है सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय है। दूसरा है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा हम बात करें राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं साथियों, तो सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? ठीक है, तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, पसंद नापसंद के आधार पे, ठीक है, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, भेदभाव न किया जाए, तो आप कहोगे कि उसको सामाजिक न्याय है। तो पहला सामाजिक न्याय में दो बातें आप ध्यान में रख सकते हो। पहली बात, एक तो भेदभाव रहित समाज हो। कैसा समाज हो? भेदभाव रहित, रहित समाज हो। दूसरा आप कह लोगे कि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष के साथ विशेष वर्ग को विशेषाधिकार ना हो, विशेषाधिकार का भाव हो। ऐसे समाज में विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार का क्या होना चाहिए? अभाव हो। तो ये दो बातें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं जाएंगे कि जब मैं आपको जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो सामाजिक न्याय के बारे में न्याय का सबसे अच्छा जो विचारक है वो जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स आप थोड़ा सा याद रखना, कभी अगर प्रश्न पूछे तो आप ध्यान में रखना कि न्याय से संबंधित कौन सा एक बेहतरीन थिंकर है, सबसे महत्वपूर्ण, तो वो जॉन रॉल्स है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अब यहां थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भेदभाव रहित समाज का क्या मतलब है। भेदभाव रहित समाज का साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये मतलब है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है, संविधान में आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स में आपको दो तीन आर्टिकल इसके बारे में बताते हैं। पहला आर्टिकल 14 सामाजिक न्याय कहता है कि कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून सभी के लिए क्या है? समान है। कानून के नजर में सभी क्या होंगे? समान होंगे। पीएम से लेके पीएम तक, आम आदमी से लेके राष्ट्रपति तक, अगर किसी भी अपराध में किसी भी तरह से कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, तो कानून सब के लिए एक समान दंड की व्यवस्था करता है, एक समान जुर्माने की व्यवस्था करता है। यानी कानून सर्वोच्च है, सभी कानून के अधीन है, और कानून सभी के लिए क्या है? समान है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी समाज में है, तो आप कहोगे कि सामाजिक न्याय है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या मूल निवास आदि के स्थान पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिज्म, कोई किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी को किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आने जाने, सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता इन आधारों पे।
16 कहता है कि सभी को क्या दिया जाएगा, अवसर की समानता दी जाएगी। तो ये भी तो न्याय है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो गरीब हैं, जो समाज में हाशिए पे स्थित हैं, उन व्यक्ति को भी समाज से मुख्य धारा से जोड़ा जाए, समाज के मुख्य धारा में उन्हें लाया जाए। जब कोई ऐसा समाज होगा, जब कोई ऐसी सरकार होगी जो गरीबों के बारे में सोचेगी, जो गरीबों के कल्याण के बारे में सोचेगी, जो महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के कल्याण के बारे में सोचेगी, जो उनको मुख्य धारा में जोड़ेगी, तो आप क्या कहोगे कि सामाजिक न्याय है। तो ऐसा सरकार क्या करेगी, न्यायपूर्ण सरकार कहलाती है। तो हमने थोड़ा सा सामाजिक न्याय के बारे में समझा। विशेषाधिकार का भाव बहुत ही आसान भाषा है, आपको पता है विशेषाधिकार का मतलब, जैसे पहले राजा रजवाड़े होते थे या कुछ और लोग, तो उनको विशेषाधिकार दिया जाता था। ठीक, उनके अपने विशेष, जैसे आप कह सकते हो कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में अगर आपको, चूंकि वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे आपने देखा होगा कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पे अगर हम प्राचीन भारतीय व्यवस्था के आधार पे देखें, तो आपने देखा होगा कि जो उच्च वर्ग यानी उच्च वर्ण के लोग हैं, उन्हें समाज में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक, आप अगर उस ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हो तो आपकी प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन ये पहले की बात थी, भारतीय संविधान इसको नकारता है। भारतीय संविधान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह उसको नकारता है, कहता है कि हमारे समाज में जाति पात, ऊंच नीच की कोई जगह नहीं है। इसीलिए भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 17 मेंशन किया गया और कहा गया है कि जाति पात के आधार पर यानी अस्पृश्यता का अंत किया जा रहा है, सभी यहां पे समान है, सभी मानव हैं। तो इस आधार पे चीजें चल रही हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमने समझा थोड़ा सा सामाजिक न्याय के बारे में। तो यहां पे विशेषाधिकार 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर हम आर्थिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, आर्थिक न्याय का मतलब कि जो अमीरी गरीबी है, जो असमानता है, आर्थिक असमानता को कम किया जाना चाहिए। क्या, आर्थिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता, असमानता को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही दूसरी बात, अवसर की जो समानता है, अवसर, अवसर की समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को रोजगार पाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को रोजगार लेने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास अवसर होना चाहिए। तो ये तमाम बातें आर्थिक होना चाहिए। ठीक है, अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो साथियों यहां पे आप सभी व्यक्ति को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। क्या है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मताधिकार। राजनीतिक का मतलब होता है सभी को अपनी सरकार चुनने, सरकार में भागीदारी लेने का अधिकार है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि ये जो है आर्थिक न्याय की बात की जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मत देने से रोक दिया जाए कि नहीं आप स्त्री हो, आप मतदान नहीं कर सकते हो, तो ये कहाँ का न्याय होगा, क्या ये राजनीतिक न्याय है? तो आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल राजनीतिक न्याय नहीं है, तो इसको रोक देना जाए। ठीक है, तो ये तमाम बातें हमने यहाँ पे देख ली। अब आइए हम आगे बात करते हैं, जहां से अब और प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपका कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न यहां से क्या बनेगा, पहला प्रश्न यहां से बनता है कि जो विचार, अब यानी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 5। तो प्रियम्बल में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, किसमें, प्रियम्बल में की गई है। पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न आपका प्रियम्बल से यहां इस प्रकार बन जाता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, या फिर इसमें से 3 4 दे देगा और आपको कूट के माध्यम से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, चयन करें, कौन सा विकल्प सही है। उसमें दे दिया आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, संस्कृति और उपासना, ये दे दिया। तो इसमें शामिल क्या नहीं है, संस्कृति शब्द शामिल नहीं है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है,
आपको दे दिया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म के बाद आपको दे दिया पूजा और उपासना। तो पूजा पूजा नहीं शामिल है, उपासना शामिल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं आपसे स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। स्वतंत्रता, अगर मैं आपको स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाऊं, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता। ठीक है, अगर मैं आपको स्वतंत्रता के बारे में ले चलूं, तो हमने स्वतंत्रता के कितने शब्द देखे हैं? 5। ठीक है, कितनी बातें देखी स्वतंत्रता के? हमने 5 देखे। 5। हमने क्या देखा? विचार। हमने क्या देखा? विचार। हमने क्या देखा? अभिव्यक्ति। हमने क्या देखा? विश्वास। विश्वास। हमने क्या देखा? आस्था और उपासना। ये 5 महत्वपूर्ण बातें हमने देखा है। ठीक है, अब आइए यहां से देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। अगर मैं आपसे स्वतंत्रता की बात करूं, ठीक है, यहां पे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। धर्म और उपासना की यहां पे बात की गई है। ठीक है, आस्था या धर्म एक ही चीज है, तो धर्म और उपासना। अब देखिए, यहां पे हमें क्या समझने की आवश्यकता है? यहां पे हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले हमें जाने की स्वतंत्रता क्या होती है। तो अगर मैं आपसे स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको डिफाइन करूं मेरे प्यारे साथियों कि स्वतंत्रता क्या होती है, तो आइए देख लेते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? देखिए, स्वतंत्रता बहुत ही एक इसकी जो परिभाषा है, बहुत ही विस्तृत परिभाषा है। एक स्वतंत्रता सकारात्मक होती है और एक स्वतंत्रता नकारात्मक होती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के यहां जो हम सामान्य परिभाषा देखेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। क्या होता है? प्रतिबंधों, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। क्या? अभाव। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है पहला, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, और साथ ही स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या हो? अवसर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने कार्यों के लिए, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या होने चाहिए? अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यानी स्वतंत्रता का मतलब एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, एक ऐसा परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए, माहौल का निर्माण होना चाहिए, जिसमें आप अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्र हो, जिसमें आपको अवसर मिले कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हो। तो यहां पे अवसर व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के विकास के लिए, विकास के लिए अवसर उपलब्ध हो, अवसर क्या हो? उपलब्ध हो। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के बारे में इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो विचार की स्वतंत्रता होना चाहिए। कैसे? मैं आपको बता दूं, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो किन किन अनुच्छेद अनुच्छेद से संबंधित है, यहां से प्रश्न पूछेगा, तो आप याद रखना 19 संबंधित है, और आप याद रखना और कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, और आपका 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद किससे संबंधित है? यह उन स्वतंत्रता से संबंधित है जो प्रियम्बल में दिया हुआ है, प्रस्तावना में दिया हुआ है। अब प्रश्न कैसे बनेगा? अब तक प्रश्न वैसे बहुत सारे जो हमने डिस्कस किए बन गए, लेकिन अब नया प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए, नया प्रश्न यह बनेगा कि जो प्रस्तावना, जो स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लिखित है, वह निम्नलिखित में से उससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल, या ऐसे देगा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करते हैं।
ये आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया गया तो आप स्वतंत्रता में लगा दोगे कि 19, 20, 21, 22। आप कहेंगे कि ये सारे आर्टिकल स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में, तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है, तो आते हैं स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता उल्लिखित है, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, अगर इस संदर्भ में देखेंगे हम, तो इस संदर्भ में जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 19 आता है, विचार एवं अभिव्यक्ति से संबंधित है, और बाकी 25, 26, 27, 28 आपसे किससे संबंधित है? विश्वास, धर्म और उपासना से संबंधित है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आइए, अगर मैं आपसे कुछ अब आगे शब्दों को डिस्कस करूं तो आगे देखते हैं। इसमें बात की गई प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की। किसकी बात की गई? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात की गई है, यानी समानता किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से एक प्रश्न ये बनेगा कि जो समानता है, कितने प्रकार की समानता प्रियम्बल में दी गई है? तो 2 प्रकार की। तो ये समानता कितने हैं? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की है। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर 2 है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि आपको सम्मान पाने का अधिकार है। आपको क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा आप हो सकते, और आपको अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए? अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, नहीं है कि भेदभाव होना चाहिए। अवसर है, सबके लिए समान होना चाहिए अवसर। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे। अब एक नया प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यहां पे हम देखेंगे बंधुत्व को, ये शब्द कहां से लिए गए हैं? तो ये शब्द आपके फ्रांसीसी क्रांति, आपको याद है 1789 फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द लिया गया है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। अब आइए, उन शब्द में व्यक्ति की गरिमा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो साथियों, यहां पे आपको क्या प्रश्न पूछा जाएगा? बंधुता से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? 2 बात। बंधुता में 2 शब्द इस्तेमाल होता है, एक गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस बात को आप ध्यान में रखना। जैसे अगर हम समानता में हमने क्या देखा था? जब हम समानता की बात किए थे, समानता, हमने समानता में 2 बातें शामिल की थी ना। समानता, किसकी समानता होनी चाहिए? पहली, आपको प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, और दूसरी अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर, अवसर की समानता। ठीक है, आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 याद होगा, अवसर की समानता। और जब हम बंधुता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, तो बंधुता में 2 शब्द आता है। एक शब्द गरिमा आता है और दूसरा शब्द होता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द आता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ मेरे लाडलों, मेरे बहादुरों, ये है कि गरिमा का मतलब होता है सम्मान पूर्वक। गरिमा का मतलब अस्मिता, यानी सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक। ठीक है, इसका अर्थ होता है, आपने देखा होगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जा रहा है। ठीक है, उपाधियों 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जा रहा है। 15 आर्टिकल कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, वंश, इस आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 कहता है सभी को अवसर की समानता प्राप्त है। ये सारी बातें किधर संकेत करती हैं? ये सारी बातें गरिमा की तरफ संकेत करती हैं। ये सारी बातें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, अपनी अस्मिता के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो जब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा तो सबको क्या अच्छा फील होगा? अच्छा, एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई भी एससी का बंदा है, कोई भी एससी का एससी जाति से संबंध रखता है और एक जनरल जाति से संबंध रखता है, दोनों सरकारी ऑफिस में जाते हैं, दोनों एक ही पोस्ट पे हैं। मान लीजिए कि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप भी एसडीएम हो, आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं, और एक एससी का बंदा है वो भी जनरल कैटेगरी से संबंध रखता है, माफ करिएगा, वो एससी कैटेगरी से संबंध रखता है, और दोनों क्या हो? एसडीएम हो। दोनों एक साथ बैठोगे, एक साथ काम करोगे,
दोनों का एक तरह का रिस्पेक्ट होगा, दोनों की एक प्रकार की वेतन होगी। तो आप जरा सोचिए कि जो एससी का बंदा होगा वो कितना अच्छा फील करेगा, सम्मान फील करेगा कि नहीं, गरिमापूर्ण जीवन इसी को कहते हैं, वो बहुत अच्छा फील करेगा। ठीक है। राष्ट्र की एकता अखंडता इसी बंधुता में आता है। एकता अखंडता का मतलब साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, दो तरह से है, एक मानसिक और एक भौगोलिक। तो एकता और अखंडता राष्ट्र की दो स्तर पे होती है, एक मनोवैज्ञानिक होती है, मनोवैज्ञानिक, और एक भौगोलिक होती है। मनोवैज्ञानिक होती है और एक भौगोलिक होती है। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हम राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद को हम फील करते हैं। राष्ट्रवाद कोई मूर्त रूप नहीं है। नेशनलिज्म क्या है, जैसे अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, आपने देखा था कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप हुआ तो आपने क्या फील किया, जब भारत हारा तो आपको बहुत दुख हुआ ना। एक एक बॉल पे आपकी नजर थी, यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्रवाद है, यही नेशनलिज्म है। तो यह मनोवैज्ञानिक भी होता है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसी होती है, भौगोलिक भी होती है। यानी भारत की अपनी क्या है, एक सीमा है, भारत की अपनी क्या है, एक महत्वपूर्ण बाउंड्री होती है। तो इस शब्द को थोड़ा हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है। यहाँ पे अब ये आपका पूरा लगभग कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम देख लेते हैं कि कौन से और इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उसको भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो आपको यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था। अगर आपसे पूछे तो 26 नवंबर 1949 को। कब अधिनियमित या आत्मार्पित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26, पता है आपको, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है। लागू तो इसी समय हो गया था, लेकिन कुछ पार्ट लागू हुए थे, बाकी पार्ट 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा प्रियम्बल को डिस्कस किया, और जहां से जिस प्रकार प्रश्न बनने की संभावना थी, तमाम चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं आपसे, चीजों को आगे देखते हैं। आपके लिए स्लाइड में क्या कुछ खास बातें हैं। हमने ये देख लिया है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, की संविधान का जो स्वभाव है, मिजाज, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, ये तमाम बातें हमने क्या किया है, आपसे डिस्कस कर लिया है स्लाइड में। उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का, हमने देख लिया। न्याय तीन प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यह तीन प्रकार का है, आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये कितनी, 5 प्रकार की है। समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। और बंधुता की बात की गई है, जिसमें गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता शामिल किया गया है। ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया। संविधान के शक्ति का स्रोत मैंने बता दिया है कि संविधान के शक्ति का स्रोत हम आप हैं, भारतीय जनता है, हम भारत के लोग हैं। संविधान का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का उद्देश्य में क्या शामिल है, तो न्याय, समता, बंधुता प्राप्त करना संविधान का क्या है, उद्देश्य है। भारत की अगर प्रकृति की बात करें तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि भारत कैसे जाना जाता है, तो आप कहते हो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की आप बात करते हो। तो ये भारत की क्या है, प्रकृति है। संविधान लागू होने की तिथि आपकी ये है। तमाम चीजें ये सब हमने आपसे डिस्कस कर लिए। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बहस, अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो बहस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या उसकी प्रस्तावना, क्या जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, संशोधन योग्य है नहीं, प्रस्तावना भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत है। इन तमाम चीजों पे आज हम बहस करेंगे। ठीक है। आइए, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, ये है, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं।
पहला महत्वपूर्ण पाठ है, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? भाग नहीं है, भाग है। बहुत अच्छे तरीके से आपको डिजाइन कर दिया गया है। आइए हम बात करेंगे सबसे पहले बेरूबारी यूनियनवाद। 1960 में बेरूबारी यूनियनवाद आता है, और बेरूबारी यूनियनवाद इसी मुद्दे पे आता है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो साथियों, मैं आपसे बता दूं, अब आइए डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के उस पहलू को जहां से इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रस्तावना जो है, आपको उद्देश्य प्रस्ताव याद है? उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था। अगर मैं आपसे उद्देश्य प्रस्ताव की बात करूं, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करूं, तो यह पेश कब किया गया था? पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और इसे पेश किसने किया था? तो आपको याद है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव किसका रूप धारण करता है? यही उद्देश्य प्रस्ताव संशोधन के साथ प्रस्तावना का निर्माण करता है। ठीक है, अब हमें पता है प्रस्तावना का निर्माण करता है। और एक चीज आपको यहां पे और ध्यान में रखना है कि ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान के सभा द्वारा अंत में स्वीकार किया गया था। यानी भारतीय संविधान का जो सभा है, प्रस्तावित संविधान को एक्सेप्ट करने के बाद अंत में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। और आपको एक बात और ध्यान में रखना है, संविधान सभा द्वारा पूरी तरह से प्रस्तावना को विचार किया गया, प्रस्तावना पे, और उसे पारित किया गया, और पूरा संविधान सभा उसको स्वीकार करता है। तो जब संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया है, अंगीकृत किया है, समर्पित किया है, तो प्रस्तावना को तो भी संविधान सभा ने किया था। परंतु समस्या यह है कि बेरूबारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 का यह मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया हुआ है। जो प्रस्तावना का कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो जो अमेरिका से लिया गया ये प्रस्तावना जो कंसेप्ट है, चूंकि अमेरिका में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए भारत में भी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं हो सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। अगर आप चाहें तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि वो हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करती। लेकिन जबकि मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, और प्रस्तावना हमारा सार तत्व है। प्रस्तावना सार गर्भित चीजें प्रस्तावना में उल्लिखित है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है संविधान का। ये तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, यहां है भारत की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, और वहां प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग नहीं माना गया है। अब आइए हम बात करेंगे केशवानंद भारती बनाम। इससे पहले एक और मैं केस डिस्कस कर लेता हूं आपसे, गोलकनाथवाद। कौन सा केस है? गोलकनाथवाद। तो अगर मैं आपको गोलकनाथवाद बताऊं, गोलकनाथवाद 1967, ठीक है। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूबारीवाद का जो है निर्णय को पलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि जी ऐसा नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संशोधन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अर्थात जो संसद है उसको अधिकार यहां नहीं है कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन करे। और इसी वाद में उसने कहा कि प्रस्तावना की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल बातें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके विरोध में उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसने 24वां संविधान संशोधन लाया। बहुत सारी बातें हैं, वो डजन मैटर, आइए इसको बात करें। अब इसके बाद सरकार के बीच में, यानी संसद के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में प्रस्तावना के संशोधन को लेके, या प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, इसमें एक लंबी बहस छिड़ गई।
एक लंबा डिस्कशन चल रहा था। तो इसी दौरान क्या हुआ कि फिर 1900 बात है 1973 की, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपको याद होगा केशवानंद जी अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई, एक केरल के रहने वाले थे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, और इस निर्णय ने पूरे संविधान की रूपरेखा को बदल दिया और संविधान को, संविधान की जो मजबूती है उसको, उसकी जो सर्वोच्चता है उसको बहुत ही मजबूत किया। ठीक है। तो केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहली बात उसने क्लियर किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते बशर्ते कि प्रस्तावना का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मूल ढांचा से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों? मूल ढांचा का मतलब था वही कि हम भारत के लोक के बाद क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, गरिमा, ये जो बातें हैं ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उनको आप नष्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भारत की प्रकृति, भारत के स्वभाव यानी संपूर्ण भारत का वर्णन करते हैं। अर्थात अगर कोई भी भारत को जानना चाहता है कि भारत का जो राजनीतिक ढांचा है वह किस प्रकार का है, तो वह भारतीय संविधान के प्रस्तावना के 4 प्रस्तावना को, केवल प्रियम्बल को पढ़ ले और इतने से वो जान जाएगा कि भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का है। ठीक है। स्पेशली मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, राजनीतिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, मैं सामाजिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बाद में हम आप कैसे फॉलो करते हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है ना, हमारी अंदर चीजें अब धीरे धीरे आ रही हैं। तो ये तमाम बातें होंगी। ठीक है। यहां पे हमने देख लिया, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? तो बिल्कुल हिस्सा है। ये तमाम बातें हमने देख लिया है आपसे। ठीक है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दो तरह से, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कहोगे जी हां, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित कौन सा वाद फेमस है? केशवानंद भारतीवाद फेमस है। आपको यह भी प्रश्न ध्यान में रखना है कि केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट ना हो। तो एक प्रश्न और बनेगा कि जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा से संबंधित जो वाद है, जो केस है, वो कौन सा है? तो केशवानंद भारतीवाद है। पहली बार जो मूल ढांचा का उल्लेख किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया था? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया था। आपसे सीधा केशवानंद भारतीवाद न पूछ के सीधा आपको डेट पूछ लेगा 1973 में पहली बार पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक ढांचा जो है, मूल ढांचा है, उसका उल्लेख पहली बार कब किया गया था? 1970, 71, 72, 73। तो आपको याद रखना है 1973 में पहली बार किया गया था। ठीक है। केशवानंद भारतीवाद के बाद ही जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं वो अब मैं आपको एक बता दूं। केशवानंद भारतीवाद जब 1973 में आता है तो उसके बाद 1976 में 42 संविधान संशोधन करती है सरकार। ठीक है। अब केशवानंद भारतीवाद के बाद ही मैं बात करूंगा 1976 में कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करती है कौन करता है? सरकार करती है। संविधान संशोधन करती है और इस संविधान संशोधन के दौरान 3 महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा जाता है। वो कौन कौन से शब्द हैं? पहला है समाजवाद, समाजवाद। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता। और तीसरा शब्द है और अखंडता। ये 3 शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42 संविधान संशोधन के तहत जब ये प्रस्तावना प्रियम्बल में संशोधन किया गया तो यहीं से आपके एक प्रश्न और निकल के आता है कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आप बताओगे कि अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 में किया गया है। उस संविधान संशोधन का नाम क्या है? तो 42 संविधान संशोधन। 42 संविधान संशोधन को, किस संविधान संशोधन को
लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो 42 संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसी संविधान में मूल अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। किसे मूल अधिकार कह रहे हैं, मूल कर्तव्य को इसी संविधान द्वारा स्वीकार, संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे ये है, इसको हम जब संशोधन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल में ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हो सकता, ये तमाम बातें हैं, तो ये आप देख लेना। ठीक है, वर्तमान की स्थिति यह है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, एक बार संशोधन हो भी चुका है। ठीक है, क्या प्रस्तावना के आलोक में संविधान की व्याख्या होनी चाहिए, यानी क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान की व्याख्या है? अगर इस प्रश्न पे मैं आपसे डिस्कशन करूं तो मैं एक चीज आपको बता दूं साथियों, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान की व्याख्या है, तो आप कहोगे जी हां बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई, चूंकि आपको पता भी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वह भारतीय संविधान की व्याख्या करे। आपको पता है सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, एक है संसद यानी विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका विधि को लागू करती है और न्यायपालिका विधि की व्याख्या करती है। तो संविधान ने विधि की व्याख्या का अधिकार किसे दिया है? विधि की व्याख्या का अधिकार यानी संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया है, और सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का क्या है, रक्षक है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, कहता है कि जी हां इसकी व्याख्या की जा सकती है प्रस्तावना, क्योंकि जब भी कहीं भी पूरे संविधान में अगर किसी भी प्रकार के शब्दों की अस्पष्टता आती है, किसी भी संदर्भ को समझने में अस्पष्टता आती है, या किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा होता है, तो हम प्रस्तावना का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं संविधान की व्याख्या में, और लेनी चाहिए। अब तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरी बात, एक बात ध्यान में रखना है कि जो ये प्रियम्बल होता है यह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई हैं उसके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना प्रस्तावना हमेशा याद रखना न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आप इस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि हमें प्रस्तावना में ये बातें लिखी गई हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तमाम बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस बात को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। सारी चीजें एक जगह है। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? पहली बार हाँ, किस में कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब कहा गया था? तो 1973 में कहा गया था। क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? हाँ, किसमें? केशवानंद भारती बनाम में ही कहा गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे क्या प्रस्तावना संशोधन योग्य है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ संशोधन योग्य है, और यह भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का किसमें था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में था। प्रस्तावना भारतीय संविधान के लिए शक्ति का स्रोत है, यह इंपॉर्टेंट है, जी नहीं। रघुनाथ राव बनाम भारत संघ विवाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के लिए शक्ति का स्रोत बिल्कुल नहीं है। जब हम शक्ति के स्रोत की बात करते हैं तो संपूर्ण संविधान शक्ति का स्रोत है, न कि प्रियम्बल या प्रस्तावना। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना। यह डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के लिए शक्ति का स्रोत है, तो आप ध्यान में रखना जी नहीं, बिल्कुल शक्ति के स्रोत नहीं है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तावना की शब्दावली की व्यापक व्याख्या की बात करेंगे। यहां पे हमने ये तमाम चीजें आपसे डिस्कस कर लिया है, इसकी ये आप देख लीजिएगा, ये तमाम बातें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। समानता, सशक्तिकरण, ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, प्रतिष्ठा वगैरह के बारे में। समाजवाद बिल्कुल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। पंथ निरपेक्षता मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। ये सारी बातें आपसे डिस्कस हो गई हैं। अब आइए, अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के महत्व की।
यहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ये स्टार की चीजें हैं, यहां से आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस, आरओ या फिर जो भी स्टेट पीसीएस आपका एग्जाम दे रहे हो, यहां से प्रश्न हमें देखने के लिए मिलता है। उन तमाम तरीकों पे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में लिखा गया कि सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है। दीर्घकालिक सपनों का इन्होंने क्या कहा है, इसे विचार कहा है। दीर्घकालिक सपनों का विचार से तात्पर्य क्या होता है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा, ये संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। चूंकि संविधान सभा ने क्या, जो संविधान का निर्माण किया था उसमें उन्होंने अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपने विचारों को निहित किया था। वो जिस भारत को देखना चाहते थे भविष्य में, उस भारत के बारे में उन्होंने अपना विचार अभिव्यक्त किया था। तो प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में कृष्णा स्वामी अय्यर का कहना है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो भारत को कैसे देखना चाहते थे। आ जाओ दूसरे, आपको ध्यान में रखना है के एम मुंशी। ये भी आपको पता है के एम मुंशी एक कांग्रेसी थे, ये भी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। के एम मुंशी कहते हैं कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो के एम मुंशी इसे क्या मानते हैं, इसे भविष्य का फल मानते हैं। किसका? लोकतांत्रिक गणराज्य, जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है उसके भविष्य का फल है कौन सा? प्रियम्बल। ठीक है, के एम मुंशी का मानना है। के एम मुंशी ही इसे क्या कहते हैं, के एम मुंशी ही प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखना, यही क्या कहते हैं, इसे परिचय पत्र भी कहते हैं। परिचय पत्र भी यही कहते हैं। ठीक है, पंडित ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं भारतीय। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब एक प्रश्न यहां पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भीमराव अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? अगर हम अंबेडकर साहब की बात करें, अंबेडकर अंबेडकर साहब की बात करें तो इन्होंने अनुच्छेद अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने किसे माना है? तो आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। वो इस आधार पे ये आत्मा कहते हैं क्योंकि अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 ही सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि वह मूल अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे, मूल अधिकारों से संबंधित जो रिट है उसको जारी करे। ठीक है, भार्गव दास क्या कहते हैं? इन्होंने इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग यानी संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है? इसे कुंजी नोट कहा है। अर्नेस्ट बार्कर क्या कहते हैं? अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को क्या कहा है? कुंजी नोट। अर्नेस्ट बार्कर इसे कुंजी नोट कहते हैं। हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं? एम हिदायतुल्लाह ने इसे माना है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की क्या है? आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो ये आप अभी तक जो है उधर से पूछे गए ये स्टार का प्रश्न है, आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। एम हिदायतुल्लाह कौन है? ये भारतीय न्यायाधीश थे। इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है यह किसके समान है? अमेरिका की घोषणा के समान है। साथ ही दूसरी बात याद रखना है कि इन्होंने भी माना है कि संविधान की क्या है? आत्मा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के साथ ये भी कहते हैं कि संविधान की आत्मा है। इन्होंने कहा है कि इसमें गंभीर संकल्प शामिल है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं जिन्होंने संविधान में गंभीर संकल्प शामिल होने की बात की गई है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना संविधान का विस्तृत विवरण और संक्षिप्त स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है,
महत्वपूर्ण कथन पे आ जाइए। यहां हमने देख लिया के एम मुंशी, उद्देश्य का, ये भी बातें हो गई। अर्नेस्ट बारिकर क्या कहते हैं, ये कुंजी, उद्देशिका को इन्होंने कुंजी कहा है। एन पालिकीवाल, हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, इन्होंने क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है, कि उद्देशिका संविधान का क्या है, परिचय पत्र। ठाकुर भार्गवदास क्या कहते हैं, ठाकुर भार्गवदास इसे संविधान की आत्मा, इसे संविधान की इन्होंने क्या कहा है, आत्मा कहा है। अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, आपको मैंने बताया, उन्होंने कहा कि उद्देशिका उन आदर्शों को अभिव्यक्त करती है जिन्हें वर्षों पहले हमने स्वप्न के रूप में संजोया था। तो ऐसे भी स्टेट आपसे पूछ सकते हैं। और अभी आपने देखा था कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, इसी को अभी हमने पीछे क्या लिखा, देखा कि दीर्घकालिक सपनों का विचार, ठीक है। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका में जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट हैं। इसीलिए गोलकनाथ, हमने देखा 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गोलकनाथवाद में उसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, हिस्सा है, और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसी वाद में कहा गया था कि जो ये उद्देशिका है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसी में कहा गया था, ठीक है। तो आपसे 3 तरह से प्रश्न पूछेगा। पहला कि जो प्रस्तावना है किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो बेरूबारी वाद 1960। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, गोलकनाथवाद 1967। अगला प्रश्न है कि किस वाद में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का अंग या हिस्सा माना गया, गोलकनाथवाद। अगला प्रश्न बनेगा किस संविधान में कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, तो केशवानंद भारतीवाद। एक और वाद बता दो ना, एलआईसी के नाम से है, एलआईसी, तो वो इस वाद में लगभग 1995 में है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारतीवाद को ही प्रूव्ड किया कि बिल्कुल जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंतर्निहित हिस्सा है। तो ये तमाम बातें आपसे मैंने डिस्कस कर ली। भारतीय हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं, जो कि मैंने आपसे बताया था कि जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। प्रस्तावना में जिन आदर्श, किन में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तक, तो मूल कर्तव्य में, संविधान के पाठ में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। क्योंकि संविधान के जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें जो भी आदर्श हैं, जो भी अच्छाएं आकांक्षाएं हैं, जो भी उसके दर्शन है, आपको कहाँ देखने के लिए, मूल अधिकार में समानता, स्वतंत्रता, ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलती है। नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। फंडामेंटल राइट में राजनीतिक न्याय मिलेगा आपको, और नीति निर्देशक तत्व में क्या, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य भी है कि हम चीजों को क्या करें, संरक्षित करें, सजो के रखें, हमारा कुछ अपने ये अधिकार है। तो ठीक है, इसमें भी हमारे नैतिक मूल्यों की बात की गई है। भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है? भारतीय गणतंत्र की अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, पहला आपके पास है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही प्रश्न डिस्कस किया था कि आपको क्रम पूछ लेगा, और आपको ये क्रम अब तक याद हो गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो आपको याद है, मैंने बताया था आपसे, बहुत ही सामान्य है। 42 संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें क्या था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया है? मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, आपके पास जवाब भी है, एक बार संशोधन किया गया है। और यह संशोधन एक बार कब किया गया है? तो आप याद रखना 1976 में यह संशोधन किया गया था। ठीक है,
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। एकेश्वरवाद बहुदेववाद उपयुक्त में कोई नहीं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आपका धर्म निरपेक्षता की बात करता है। मैंने आपसे बताया था कि यह किन किन आर्टिकल में है। आर्टिकल 19, आर्टिकल आपका कितना है 25, 26, 27 और 28। ये सारे आर्टिकल किसके बारे में बताते हैं? उस स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में किया गया, वो प्रस्तावना में किया गया है। तो पंथ निरपेक्षता, ठीक है, ये तमाम बातें हम देख ली। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। बहुत ही बढ़िया है, इसे सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं, एकदम फेमस है, आपको पता भी है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल हो, जो ट्रूथ हो, जो सब पे। तो आप जरा ये सोचिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सार्वभौमिक बात है। अमेरिकन भी मानव है, हम भी मानव है, अफ्रीकन भी मानव है, तो यह सार्वभौमिक बात है। तो यहां पर आपका ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? किस भाग में घोषणा की गई है? तो आपको पता है कि किसमें की गई है, तो संविधान की प्रस्तावना में की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में निम्नलिखित 3 शब्द जोड़े गए हैं। आपको पता है, मैंने इसको डिस्कस भी किया आपसे। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये तीनों आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो अच्छा, इसका क्रम पूछा है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो क्रम पूछ लिया है कि इसका क्रम क्या है। तो क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा समाजवाद, फिर आएगा पंथ निरपेक्षता, उसके बाद और अखंडता। तो सबसे पहले क्या आएगा? समाजवाद आएगा। सबसे पहले आप समाजवाद को लिखोगे तो 3, फिर आप 1 और ये 2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 है, 1 है और 2, ठीक है। तो 3, 1, 2, तो 3, 1, 2 आपका ये सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्देशिका विधायिका की विधायी शक्तियों पर निबंधन लगाती है। उद्देशिका विधायिका की, मैंने कहा था कि क्या उद्देशिका कोई शक्ति है, क्या शक्ति प्रोवाइड कराती है क्या संसद को? तो आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका दूसरा है, उद्देशिका विधायिका की विधायी शक्तियों का स्रोत है। तो आप बताइए क्या स्रोत है? हमने ये दोनों चीज, न तो प्रियम्बल, न तो विधायिका पे कोई प्रतिबंध लगाता है और ना ही वह उसकी शक्तियों का स्रोत है। अब फिर विधायिका के प्रतिबंध कौन लगाता है और उसकी शक्ति का स्रोत कौन है? तो विधायिका की शक्ति का स्रोत संविधान है। विधायिका की शक्ति पे प्रतिबंध कौन लगाता है? संविधान लगाता है, न कि प्रस्तावना लगाती है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, परिचय पत्र है, सार तत्व है, सागर में गागर है, लेकिन वो प्रतिबंध नहीं लगाती। प्रतिबंध कौन लगाता है? प्रॉपर संविधान लगाता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, कोई भी इसमें से सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्देशिका न्याय योग्य है, क्या मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया? बिल्कुल मैंने आपसे डिस्कस किया है कि उद्देशिका न्याय योग्य है। तो आप कहोगे जी नहीं, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि आप प्रस्तावना को लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हो। प्रस्तावना में उल्लिखित जो शब्द हैं उस आधार पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। आप जा सकते हो किस आधार पे? फंडामेंटल राइट्स के आधार पे जा सकते हो। तो उद्देशिका संविधान का अंग है, तो बिल्कुल आप बताओगे कि उद्देशिका संविधान का अंग है। और यह किस में पहली बार की गई थी? गोलकनाथ, गोलकनाथवाद है। और साथ ही उसके बाद आप बताओगे केशवानंद, केशवानंद, ठीक है, बिल्कुल अंग है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज ही हम डिस्कस करेंगे आपसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको भी हम डिस्कस करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ेंगे और सारी बातों को समझेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपके UPPCS है, RO है, या फिर अदर कोई स्टेट अगर आप दे रहे हो, तो वहाँ से जो पॉलिटी के प्रश्न हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं, वो बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के तो स्पेशली प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।